उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। पश्चिम में उपन्यासों के विकास को समझने में और इसका वर्णन करने में, ये समझने और आकलन करने में कि उपन्यासों ने पश्चिम और भारत में समाजों को कैसे प्रभावित किया। भारतीय समाज पर उपन्यासों के प्रभाव को समझने और उनका वर्णन करने में, औपनिवेशिक काल के दौरान उपन्यासों के उपयोग को समझने में और इसका वर्णन करने में, उपन्यासों के विकास और लोकप्रियता में महिलाओं की भूमिका को समझने और वर्णन करने में, राष्ट्रवाद की प्रेरणा देने में उपन्यासों की भूमिका को समझने और इसका वर्णन करने में। उपन्यास का उदय। मशीनी मुद्रण ने विभिन्न प्रकार के साहित्यों का मार्ग प्रशस्त किया। उनमें से एक उपन्यास 17वीं सदी में अस्तित्व में आए। 18वीं सदी आते आते अपने मुद्रित रूप के कारण उपन्यासों को काफी लोकप्रियता मिली। उपन्यासों ने साझी रुचियां कायम की। निचले मध्यम वर्गीय समाज, पारंपरिक कुलीन और भद्र समाज सभी उपन्यासों के नए पाठक वर्ग में शामिल थे। पाठक वर्ग और किताबों के बाजार के बढ़ने से लेखकों की आय भी बढ़ी। कुलीन वर्ग के संरक्षण से आजाद होकर अब वे खुले दिल से अलग अलग शैलियों में तरह तरह के प्रयोग करने लगे। प्रकाशन बाजार। 1740 में किराए पर चलने वाले पुस्तकालयों की अवधारणा सामने आई। इससे सबके लिए किताबें सुलभ हो गईं। तकनीकी सुधारों और मार्केटिंग के नए तरीकों से छपाई के खर्चे में कमी आई और किताबों की बिक्री बढ़ी। फ्रांस में प्रकाशकों को लगा कि उपन्यासों को घंटे के हिसाब से किराए पर उठाने से ज्यादा लाभ होता है। उपन्यास मुद्रण जगत में वृहद स्तर पर उत्पादित और बेची जाने वाली सर्वप्रथम वस्तुओं में से एक था। उपन्यास लोकप्रिय थे क्योंकि वे विश्वसनीय, दिलचस्प और सच के करीब लगते थे। इन्हें अकेले अकेले भी पढ़ा जा सकता था और सबके साथ मिल बैठकर बोलकर भी इस पर चर्चा की जा सकती थी। 1836 में चार्ल्स डिकेंस के उपन्यास पिकविक पेपर्स को एक धारावाहिक के रूप में पत्रिका में छापा जाने लगा। उपन्यासों की दुनिया। 19वीं सदी में यूरोप ने औद्योगिक युग में प्रवेश किया। प्रसार और विकास श्रमिक वर्ग की पीड़ा और शहरी जीवन की समस्याओं के साथ जुड़ा था। उस समय के प्रसिद्ध उपन्यासकारों चार्ल्स डिकेंस और एमिली जोला ने आगामी औद्योगिक शहरों में आम आदमी के द्वारा सहन किए जाने वाले दुखों के बारे में लिखा। समुदाय और समाज। उपन्यासों के ज्यादा पाठक शहरों में रहते थे। उपन्यासों ने उनमें ग्रामीण समुदायों की नियति के साथ जुड़ने का भाव पैदा किया। 19वीं सदी के उपन्यासकारों ने बड़े किसानों के व्यापारिक हितों के कारण तेजी से गायब होते देहाती समुदायों के बारे में लिखा। उपन्यासकार टॉमस हार्डी अपने उपन्यास मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज 1886 में उन्नत तकनीकों के फायदों की आड़ में व्यक्तिगत मूल्यों के हिरास को दर्शाते हैं। नई महिला। 18वीं सदी के उपन्यासों में महिला जगत को उसकी भावनाओं,
उसके तजुर्बों, मसलों और उसकी पहचान से जुड़े मुद्दों को समझा सराहा जाने लगा। जहां जेन ऑस्टिन के उपन्यास प्राइड एंड प्रीजुडिस ग्रामीण समाज के इर्द गिर्द घूमता है, जहां औरतों के लिए एक धनी या जायदाद वाला पति ढूंढना हमेशा सर्वोपरि रहा है, वहीं दूसरी महिला उपन्यासकारों ने अपनी कृतियों में विद्रोही महिलाओं को दर्शाया है, जो सामाजिक मान्यताओं को मानने से पहले उनसे लड़ती हैं। चार्लोट ब्रोंट की 1847 में प्रकाशित जेन आयर में युवती जेन को आजाद ख्याल और दृढ़ व्यक्तित्व वाला दिखाया गया है। युवाओं के लिए उपन्यास। किशोरों के लिए उपन्यासों में एक नए तरह का आदर्श पुरुष पेश किया गया, जो ताकतवर, दृढ़, स्वतंत्र और साहसी था। इस समय औपनिवेशीकरण बढ़ रहा था, इसलिए ज्यादातर उपन्यासकारों ने उपनिवेशवाद की स्थापना करने वालों को सम्मान दिया। उपनिवेशवाद का सम्मान करने वाली R.L. स्टीवेंसन की ट्रेजर आइलैंड 1883 और रडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक 1894 को बहुत सराहा गया। G.A. हेंटी के ऐतिहासिक साहसिक उपन्यास सैनिक कार्रवाई में जाने वाले युवा लड़कों पर केंद्रित थे। अमेरिकी उपन्यासकार हेलेन हंट जैक्सन और सूजन कूलिज द्वारा किशोरियों के लिए लिखी गई प्रेम कहानियां भी इसी जमाने में लोकप्रिय हुईं। उपनिवेशवाद के बाद यूरोप में उपन्यास का उदय उस समय हुआ जब वो बाकी विश्व पर औपनिवेशिक कब्जा जमा रहा था। इसने अपने पाठकों में उपनिवेशकों के महान समुदाय का हिस्सा होने का एहसास भरा। 20वीं सदी में आकर जोसेफ कॉनरेड ने अपने उपन्यासों में औपनिवेशिक गुलामी के स्याह पक्ष को उजागर किया। उपन्यास भारत आया। भारत में आधुनिक उपन्यास का विकास 19वीं सदी में पश्चिमी उपन्यास से भारतीयों के परिचय के बाद हुआ। भारत के आरंभिक उपन्यास मराठी बाबा पदमण जी का यमुना पर्यटन 1857 और बंगाली लक्ष्मण मोरेश्वर हाल्बे का मुक्तमाला 1861 में लिखे गए थे। भारतीय उपन्यासकार ऐसे साहित्य का विकास करने का उद्देश्य रखते थे जो लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को उजागर कर उपनिवेशी शासकों से बराबरी का एहसास जगा सके। विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में उपन्यासों के अनुवाद से उपन्यास की लोकप्रियता बढ़ी। दक्षिण भारत में उपन्यास। दक्षिण भारत में उपन्यास औपनिवेशिक काल के दौरान ही आने लगे थे। मालाबर के उपन्यायाधीश ओ चंदू मेनन ने एक अंग्रेजी उपन्यास का मलयालम में अनुवाद करने की शुरुआत की, लेकिन जल्दी ही उन्हें ये महसूस हुआ कि जो लोग अंग्रेजी रहन सहन से वाकिफ नहीं हैं, वे इसका आनंद नहीं उठा पाएंगे। तब उन्होंने मलयालम भाषा में एक मजेदार उपन्यास इंदुलेखा लिखा। आंध्र प्रदेश के कांडुकोरी वीरेशलिंगम 1848 से 1919 ने ओलिवर गोल्डस्मिथ के विकार ऑफ बैकफील्ड का तेलुगु अनुवाद शुरू किया, पर इन्होंने भी वैसे ही कारणों से ये योजना त्याग दी। हिंदी उपन्यास। उत्तर भारत में भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से कई सारे उपन्यास अंग्रेजी
और बंगाली से हिंदी में अनुवादित हुए। परंतु हिंदी का पहला उपन्यास लिखने का श्रेय दिल्ली के श्रीनिवास दास को जाता है, जिन्होंने 1882 में परीक्षा गुरु नामक उपन्यास लिखा। प्रेमचंद के लेखन के साथ हिंदी उपन्यास में उत्कृष्टता आई। उन्होंने पारंपरिक किस्सा गोई, किस्से कहानी से अपनी शैली के लिए प्रेरणा ली। उनका उपन्यास सेवा सदन 1916 उनका पहला हिंदी उपन्यास था, जिसने मनोरंजन के दायरे से उठकर आम लोगों की जिंदगी और सामाजिक सरोकारों को उजागर किया। बंगाल में उपन्यास। 19वीं सदी में बंगाल का उपन्यास दो संसारों में जीता था। एक वो जो भूतकाल में रहता था, जिसकी घटनाएं ऐतिहासिक होती थीं, और दूसरा समसामयिक महिलाओं की घरेलू परिस्थितियों पर केंद्रित था। 20वीं सदी में लेखन की सरल भाषा शैली काफी लोकप्रिय थी। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय को सरल भाषा में कहानी कहने की उनकी काबिलियत ने पूरे भारत का सबसे लोकप्रिय उपन्यासकार बना दिया था। औपनिवेशिक जमाने में उपन्यास। उपन्यास के इस्तेमाल। नए भारतीय उपन्यास अक्सर देसी जीवन व रीति रिवाजों का वर्णन करते थे। औपनिवेशिक प्रशासकों ने भारत के लोगों के पहनावे, ओढ़ावे, पूजा पाठ, उनके विश्वास और आचार आदि के बारे में जानने के लिए देसी साहित्य का इस्तेमाल किया। इनमें से कुछ किताबों का ब्रितानी प्रशासक या ईसाई मिशनरी द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद भी किया गया। हिंदुस्तानियों ने उपन्यासों का इस्तेमाल समाज में जो उनकी नजर में बुराइयां थीं, उनकी आलोचना करने और उनके इलाज सुझाने के लिए किया। भारतीय उपन्यासकारों ने अतीत के रोमांचक साहित्य से भी प्रेरणा ली। प्राचीन काल का महिमा मंडन करके इन कृतियों ने अपने पाठकों में राष्ट्रीय गौरव की भावना का संचार किया। उपन्यासों ने भाषा के आधार पर एक अलग किस्म की सामूहिकता भी पैदा की। आधुनिक होने की समस्याएं। उपन्यास अक्सर काल्पनिक कहानियों में असली संसार का वर्णन करते थे। बहुधा ऐसे आदर्श नायक नायिकाओं को पेश किया जाता था जिन्हें पाठक सराह सकें, जिनका वे अनुसरण कर सकें। औपनिवेशिक काल के कई उपन्यासों में आदर्श व्यक्ति को अपनी पहचान खोए बगैर पश्चिम से आने वाले विचारों को अपनाने की अहम दुविधा का सफलतापूर्वक निर्वाह करते हुए दिखाया जाता था। चंदू मेनन के उपन्यास इंदुलेखा के अहम किरदारों ने ये दिखाया कि कैसे भारतीय और विदेशी जीवन शैली में आदर्श तालमेल बिठाया जा सकता है। पाठ का आनंद। उपन्यास भारत में भी मध्य वर्ग के मनोरंजन का लोकप्रिय माध्यम बन गया था। सचित्र किताबें, दूसरी भाषाओं से अनुवाद, लोकप्रिय गाने, कहानियां सब मनोरंजन के नए साधन थे। जासूसी और रहस्यात्मक उपन्यास भी बेहद लोकप्रिय थे। कुछ एक को तो 22 महिलाएं और उपन्यास। कुछ लोगों को ये चिंता सताने लगी कि उपन्यास का लोगों के जहन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर पाठक हकीकत की दुनिया को छोड़कर काल्पनिक दुनिया में चले जाते थे।
उनमें से कुछ ने पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखकर लोगों से, खासकर महिलाओं और बच्चों से अपील की कि वे उपन्यासों के नैतिक दुष्प्रभावों से बचें। महिलाएं पाठिका मात्र बनकर नहीं रहीं, बल्कि उनमें से कुछ उपन्यासकार भी बनीं। उनकी सबसे शुरुआती रचनाओं में कविताएं, लेख या आत्मकथानक बयान शामिल थे। 20वीं सदी के आरंभिक दशकों में दक्षिण भारत की लेखिकाओं ने उपन्यास और कहानियां भी लिखनी शुरू कर दी थीं। क्योंकि कुछ प्रेम कहानियों में ऐसी महिलाओं का चित्रण होता था जो अपनी जिंदगी की मालकिन खुद होती थीं। ऐसे उपन्यास महिलाओं के बीच बेहद लोकप्रिय थे। रुकैया हुसैन, सुल्तानाज ड्रीम, पद्मराग, एक ईसाई धर्म प्रचारक हाना मोलेंस, करुणा और फूल मनीर विवरण और शैल बाला घोष उस समय की कुछ महिला उपन्यासकारा थीं। जाति प्रथा, निम्न जातियां और अल्पसंख्यक। लेखकों ने निम्न जातियों की पीड़ाओं के बारे में लिखना आरंभ कर दिया था। कुछ उपन्यास को अलग कर दिया गया क्योंकि वे निम्न जाति के उपन्यासकारों द्वारा लिखे गए थे। उत्तरी केरल के एक ऐसे ही लेखक पोथेरी कुंजाम्बू ने सरस्वती विजयम 1892 नामक उपन्यास लिखा, जिसमें जाति दमन की कड़ी निंदा की गई। ये उपन्यास निम्न जाति के लोगों की तरक्की के लिए शिक्षा के महत्व को रेखांकित करता है। बंगाल में भी 1920 के आसपास एक नई किस्म के उपन्यास का आना हुआ, जिनमें किसानों और निम्न जातियों से जुड़े मसले उठाए गए। अद्वैत मल्ला का तीताश एकटी नदीर नाम, तीताश नदी में मछली मारकर जीने वाले मल्लाहों के जीवन पर आधारित एक महाकाव्यात्मक लोकप्रिय उपन्यास है। केरल के एक लेखक वैकाम मोहम्मद बशीर ने मलयालम कृतियों में गरीबी, पागलपन और बंदी जीवन जैसे विषयों की शुरुआत की। राष्ट्र और उसका इतिहास। जैसा कि औपनिवेशिक इतिहासकारों ने इतिहास में हिंदुस्तानियों को आमतौर पर कमजोर और अंग्रेजों पर निर्भर दिखाया, इस चित्रण को खारिज करते हुए या सुरों असुरों के हैरत अंगेज और अंधविश्वासी कारनामों से पटी पारंपरिक पौराणिक कहानियों से हटकर भारत के नए प्रशासकों और बौद्धिकों को अतीत के एक नए दृष्टिकोण की दरकार थी। वे ये जताना चाहते थे कि भारतीय स्वतंत्र चेतना वाले थे। बंगाल में कई सारे उपन्यास मराठों और राजपूतों को लेकर लिखे गए। उनमें कल्पित राष्ट्र, रूमानी साहस, वीरता, त्याग और रोमांच से ओतप्रोत था। ये उपन्यास औपनिवेशिक शासन के तहत भारतीय जनता की चाहत को दर्शाते थे। भूदेव मुखोपाध्याय कृत अंगुरिया बिनिमोय 1857 बंगाल में लिखा जाने वाला पहला ऐतिहासिक उपन्यास था। उपन्यास के नायक शिवाजी कई बार जेल से भाग निकलते हैं और धूर्त और कुटिल औरंगजेब से युद्ध में कई बार लोहा लेते हैं। शिवाजी को हिंदुओं की आजादी के लिए लड़ रहे राष्ट्रवादी के रूप में देखा जाता था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ 1882 एक ऐसी कथा थी जो मुसलमानों से लड़कर हिंदू साम्राज्य स्थापित करने वाले हिंदू सैन्य संगठन की कहानी कहती थी। इस एक उपन्यास ने
तरह तरह के स्वतंत्रता सेनानियों को उपनिवेशवाद से स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित किया। उपन्यास और राष्ट्र निर्माण। हर तबके या वर्ग के चरित्र को उपन्यास में शामिल करके उपन्यास को एक साझे राष्ट्र के एहसास को लोकप्रिय बनाने में मदद मिली। प्रेमचंद के उपन्यासों में समाजों के हर स्तर से आए नानाविध शक्तिशाली चरित्र थे। उनमें महिलाओं को, खास तौर पर निचले वर्ग की गैर आधुनिक महिलाओं को, ताकतवर व्यक्तित्व की मालकिन दिखाया गया है। प्रेमचंद ने प्राचीन इतिहास के मोह से परहेज किया। उनके उपन्यास। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। मशीनी मुद्रण ने विभिन्न प्रकार के साहित्यों का मार्ग प्रशस्त किया। उनमें से एक उपन्यास 17वीं सदी में अस्तित्व में आए। 1740 में किराए पर चलने वाले पुस्तकालयों की अवधारणा सामने आई। इससे सबके लिए किताबें सुलभ हो गईं। उस समय के प्रसिद्ध उपन्यासकारों चार्ल्स डिकेंस और एमिली जोला ने आगामी औद्योगिक शहरों में आम आदमी द्वारा सहन किए जाने वाले दुखों के बारे में लिखा। 19वीं सदी के उपन्यासकारों ने बड़े किसानों के व्यापारिक हितों के कारण तेजी से गायब होते देहाती समुदायों के बारे में लिखा। 18वीं सदी के उपन्यासों में महिला जगत को उसकी भावनाओं, उसके तजुर्बों, मसलों और उसकी पहचान से जुड़े मुद्दों को समझा सराहा जाने लगा। भारत में आधुनिक उपन्यास का विकास 19वीं सदी में पश्चिमी उपन्यास से भारतीयों के परिचय के बाद हुआ। हिंदी का पहला उपन्यास लिखने का श्रेय दिल्ली के श्रीनिवास दास को जाता है, जिन्होंने 1882 में परीक्षा गुरु नामक उपन्यास लिखा। औपनिवेशिक प्रशासकों ने भारत के लोगों के पहनावे, ओढ़ावे, पूजा पाठ, उनके विश्वास और आचार आदि के बारे में जानने के लिए देसी साहित्य का इस्तेमाल किया। औपनिवेशिक काल के कई उपन्यासों में आदर्श व्यक्ति को अपनी पहचान खोए बगैर पश्चिम से आने वाले विचारों को अपनाने की अहम दुविधा का सफलतापूर्वक निर्वाह करते हुए दिखाया जाता था। उपन्यास भारत में भी मध्यम वर्ग के मनोरंजन का लोकप्रिय माध्यम बन गया था। महिलाएं पाठिका मात्र बनकर नहीं रहीं, बल्कि उनमें से कुछ उपन्यासकार भी बनी। लेखकों ने निम्न जातियों की पीड़ाओं के बारे में लिखना आरंभ कर दिया था। भारत के नए प्रशासक और बौद्धिक लोग ये जताना चाहते थे कि भारतीय स्वतंत्र चेतना वाले शक्तिशाली लोग थे